नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। गुरुवार को पंजाब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब में हो रही अवैध माइनिंग का रहा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने रहे। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पठानकोट से विधायक अश्विनी शर्मा ने इल्लीगल माइनिंग के मुद्दे को सदन में उठाया और इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पंजाब में कई जगहों पर गैर कानूनी माइनिंग हो रही है और एक पूरा माइनिंग माफिया चल रहा है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा धमकाया जाता है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार जो स्कीम लेकर आई थी, जिसके तहत बाढ़ के बाद जो रेत किसानों के खेतों में आ गई है, उसे लेकर जिसका खेत उसकी रेत, जो स्कीम पंजाब सरकार की है उसकी हकीकत भी पंजाब सरकार को मौके पर जाकर देखनी चाहिए। अश्विनी शर्मा ने इस पूरे मामले पर बोलते हुए कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर सदन में काफ़ी भारी हंगामा हो गया। दरअसल अश्विनी शर्मा ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि घर में अगर लड़की पैदा होती है तो इसे पंजाब सरकार केंद्र सरकार का कसूर बता देती है। अगर लड़का पैदा हो जाए तो उसका क्रेडिट खुद पंजाब सरकार ले लेती है। इस पूरे मामले को लेकर सदन में हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी की महिला विधायकों ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां बेटी के जन्म को लेकर करके अश्विनी शर्मा ने अपनी रूढ़िवादी सोच दिखाई है कि वो महिलाओं और बच्चियों के बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि अश्विनी शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर सदन की कार्यवाही से अपने शब्दों को हटाने की मांग की है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, वो सिर्फ एक उदाहरण दे रहे थे, एक कहावत को वो अपनी बात में रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनकी सोच पंजाब की बच्चियों या बेटियों के लिए इस तरह की नहीं है। बच्ची का जन्म होना सौभाग्य की बात है, लेकिन उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर आम आदमी पार्टी की महिला विधायक पेश कर रही हैं। इस पूरे बयान को लेकर सदन की कार्यवाही के बाद अश्विनी शर्मा ने कैमरे के सामने माफ़ी मांग ली है। मीडिया से बात करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक कहावत कही थी, लेकिन अगर फिर भी किसी को उनकी इस बात से दुख पहुंचा है तो वो अपनी बात पर खेद प्रकट करते हैं और सदन की कार्रवाई से अपने शब्दों को हटाने की मांग भी करते हैं। अश्विनी शर्मा ने कहा कि वो मीडिया के सामने माफ़ी ज़रूर मांग रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर माफ़ी मांगने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो स्पीकर को कह चुके हैं कि अगर उनकी बात से किसी को परेशानी हुई है, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाना चाहिए। बहरहाल अश्विनी शर्मा के बयान को लेकर काफ़ी हंगामा मचा है। आम आदमी पार्टी की महिला विधायकों ने मांग की है कि सदन में अश्विनी शर्मा अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जवाब पंजाब सरकार की ओर से भी दिया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीधे तौर पर कहा कि पहले अश्विनी शर्मा केंद्र सरकार से ये पूछे, जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो जो रूरल डेवलपमेंट फंड पंजाब सरकार का रोका गया है, वो केंद्र की बीजेपी सरकार ने आखिरकार क्यों रोका है। इसके साथ ही अश्विनी शर्मा से हरपाल चीमा ने मांग की है कि पंजाब के जो अन्य कई तरह के फंड इस वक्त केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं, उसे लेकर वो बीजेपी नेताओं से बात क्यों नहीं करते। तो इस पूरे मामले को लेकर सदन में हंगामा मचा रहा। हालांकि अश्विनी शर्मा ने सीधे तौर पे कहा है कि पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने वादा किया था कि माइनिंग माफिया को ख़त्म किया जाएगा और माइनिंग से पंजाब सरकार को 20,000 करोड़ से अधिक की आय होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछले करीब 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर पंजाब सरकार को माइनिंग से करीब 1500 करोड़ के आसपास ही मिला है। ऐसे में जो वादा अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किया था वो पूरी तरह से गलत था। अगर आप नूडल्स खाने का शौक रखते हैं और अक्सर मार्केट्स में या शादी ब्याह या फंक्शन में परोसे जाने वाले नूडल्स आपको काफ़ी पसंद हैं, तो ये खबर आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। पंजाब के फिरोजपुर में ऐसी ही एक नूडल बनाने वाली फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने रेड की है, जिसमें पाया गया कि गंदगी के माहौल में नूडल्स यहां पर तैयार किए जा रहे थे। जो नूडल्स इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे थे
वो अलग अलग जगहों पर, ख़ास तौर पर जो मार्केट्स में रेस्टोरेंट ढाबे हैं वहाँ पर सप्लाई किए जा रहे थे। शादी फंक्शन में जो नूडल्स के लाइव स्टॉल लगते हैं वहाँ पर भी इसी तरह से गंदगी में बने नूडल्स को सप्लाई किया जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये है कि फिरोजपुर ज़िले के गांव आनेवाला में ये नूडल्स बनाने की फैक्ट्री लंबे वक्त से चल रही थी। इसे लेकर कई तरह की शिकायतें स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि विभाग की टीम ने फैक्ट्री में रेड की और रेड में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं। कुछ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ज़मीन पर गंदगी के माहौल में नूडल्स को तैयार करके बिछाया गया था और उनके ऊपर चप्पल पहनकर फैक्ट्री के कारीगर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बाथरूम के ठीक साथ गंदगी में नूडल्स तैयार किए जा रहे थे और नूडल्स को सुखाने के लिए नीचे गंदगी वाले फर्श पर ही रख दिया गया था। ये तस्वीरें सामने आने के बाद फूड सेफ्टी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह से हैरान हैं और इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अभिनव कुमार की टीम ने इस फैक्ट्री में औचक निरीक्षण किया था, क्योंकि उन्हें लगातार इस फैक्ट्री में गंदगी भरे माहौल में नूडल्स तैयार करने की जानकारी मिल रही थी। जिसके बाद इस फैक्ट्री में जब रेड की गई तो गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाई गई, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है। तो ये खबर हैरान करने वाली भी है और सबको सचेत करने वाली भी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि कई जगह पर मार्केट्स में वक्त बचाने के लिए ढाबा और होटल चलाने वाले जो होटल मालिक हैं, संचालक हैं, वो नूडल्स ख़रीद लेते हैं ऐसी फैक्ट्रियों से जो सस्ते दामों पर उन्हें नूडल्स मुहैया करा देती हैं। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि नूडल्स किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, क्या ये गंदगी में तैयार किए जा रहे हैं। तो ये नूडल्स बनाने की फैक्ट्री पर अब रेड होने के बाद ये तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये तस्वीरें सचेत करने वाली भी हैं। अगर आप भी नूडल्स खाने का शौक़ रखते हैं तो अच्छे ब्रांड्स के नूडल्स बाज़ार से ख़रीद कर घर पे बनाकर खाएं। और अगर आपके घर में शादी ब्याह या फंक्शन है तो इस दौरान भी सस्ते दाम के चक्कर में गंदी फैक्ट्री में बनने वाले नूडल्स को ना खरीदें, क्योंकि आपके मेहमानों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। तो फिलहाल नूडल्स बनाने की ये फैक्ट्री अब सील कर दी गई है और पूरे मामले की जांच पंजाब सरकार के फूड सेफ्टी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है और जो फैक्ट्री के संचालक और कारीगर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। चंडीगढ़ के 2019-20 के कथित धोखाधड़ी के एक मामले को लेकर एक्टर सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान को चंडीगढ़ जिला अदालत ने नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि सलमान खान के परिवार से संबंध रखने वाली कंपनी स्टाइल एंड क्यूंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक समेत अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है और इन सभी को 5 अक्टूबर को अपना जवाब चंडीगढ़ जिला अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो आरोप लगे हैं उनको लेकर ये जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में कारोबारी अरुण गुप्ता ने बताया है कि कुछ साल पहले मुंबई में बिग बॉस के सेट पर उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई थी और सलमान खान ने उन्हें चंडीगढ़ में बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का शोरूम खोलने और उद्घाटन करने के लिए चंडीगढ़ आने की बात भी कही थी। बताया जा रहा है कि सलमान खान के भरोसे पर 2018-19 में व्यापारी अरुण गुप्ता ने 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और मनी माजरा जो कि चंडीगढ़ में है वहां पर एक शोरूम खोला गया। इस शोरूम की ओपनिंग करने सलमान खान को खुद आना था, लेकिन बिजी होने के कारण सलमान खान ने ऐन वक्त पर आने से मना कर दिया, जिसके बाद उनकी बहन अलवीरा के पति अतुल अग्निहोत्री को इस शोरूम के लॉन्च कार्यक्रम के लिए भेजा गया। अरुण गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सलमान खान के ना आने के कारण उनका जो शोरूम था, जो उनका ब्रांड था बीइंग ह्यूमन, उसका प्रमोशन ठीक से नहीं हो सका और उसकी वजह से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। शिकायतकर्ता अरुण गोयल ने कोर्ट में जो अपील की है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मनी माजरा के इलाके में शोरूम खोलने पर उनके करीब 3 करोड़ रुपए लग गए हैं, जिसमें बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का शोरूम उनके द्वारा खोला गया था। इसके लिए उन्होंने स्टाइल एंड क्यूंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट भी किया था। अरुण गुप्ता का कहना है कि कंपनी की सभी शर्तों का पालन किया गया था। शोरूम तैयार करने पर ही करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था। इसके अलावा बीइंग ह्यूमन ब्रांड की जो ज्वेलरी थी वो भी स्टोर में रखी गई थी, लेकिन सलमान खान के द्वारा ये भरोसा दिया गया था कि वो लगातार शोरूम का प्रमोशन करने के लिए चंडीगढ़ में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी से जुड़े 6 लोगों ने उन्हें गलत भरोसा देकर शोरूम खुलवाया। शोरूम शुरू होने के बाद
कंपनी की ओर से कोई भी सहयोग नहीं मिला। शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि जिस स्टोर से उन्हें बीइंग ह्यूमन ब्रांड की ज्वेलरी की सप्लाई होनी थी वो फरवरी 2020 में ही बंद हो गया था। इसके कारण उन्हें कोई भी नया सामान या ज्वेलरी नहीं मिल सकी और उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद स्टाइल एंड क्विंटन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड ने पहले भी सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था। 2020 में जब ये मामला व्यापारी अरुण गुप्ता के द्वारा मीडिया के सामने उठाया गया था, तब कंपनी ने कहा था कि इस मामले में सलमान खान की कोई भी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। कंपनी का कहना था कि वर्ष 2018-19 में मनी माजरा के व्यापारी के साथ हुए समझौते में सलमान खान का कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया था कि साल 2015 में सलमान खान फाउंडेशन ने कंपनी को बीइंग ह्यूमन ब्रांड के तहत ज्वेलरी उत्पाद बेचने का लाइसेंस दिया था। ब्रांड के संचालन, बिक्री और कारोबार की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है। हालांकि कंपनी ने अरुण गुप्ता के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन पर सीधे तौर पर कोई भी जवाब उस वक्त नहीं दिया था। अब इस मामले में अदालत में सलमान खान, अलवीरा खान और अन्य आरोपियों को 5 अक्टूबर को अपना जवाब फाइल करना होगा। अदालत ने सभी से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई आरोपी जवाब दाखिल नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। तो फिलहाल ये मामला सलमान खान से जुड़ा है। इसी वजह से इस मामले को लगातार 2020 में भी काफ़ी सुर्खियां मिली थी। उस दौरान व्यापारी अरुण गुप्ता ने सीधे तौर पे सलमान खान पर आरोप लगाए थे कि उनके भरोसे के तहत ही चंडीगढ़ में बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का ये शोरूम खोला गया था, क्योंकि बीइंग ह्यूमन एक एनजीओ भी है, एक कंपनी भी है जो कि सलमान खान और उनके परिवार के द्वारा चलाई जाती है और इसी ब्रांड के साथ जुड़ने की वजह से उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। फिलहाल इस मामले को लेकर अब देखना होगा कि 5 अक्टूबर को अदालत इस मामले को लेकर आगे क्या सुनवाई करती है। अगर आप अपने घर पर मेड या केयर टेकर रखते हैं और उन पर अंधा भरोसा कर लेते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। हरियाणा के पंचकुला से ऐसे ही भरोसे के कत्ल की एक कहानी सामने आई है, जहां पर एक मेड ने अपनी मालकिन की हत्या कर दी। ये मेड पिछले 10 साल से इस परिवार के साथ काम कर रही थी। फिलहाल इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मेड अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी मालकिन के शव को ठिकाने लगाते हुए दिखाई दे रही है। जिन महिला की हत्या हुई है उनका नाम नीरा मेहता है और उनके पति भारतीय सेना से कैप्टन के पद से रिटायर्ड हैं और परिवार के जो दोनों बुजुर्ग सदस्य हैं वो पंचकुला के सेक्टर 21 में रहते हैं, जबकि इन दोनों के जो बेटे हैं वो अमेरिका में सेटल हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति ने अपने घर के कामकाज और केयर टेकर के तौर पर मेड के लिए सुनीता नाम की एक महिला को 10 साल पहले हायर किया था। 10 साल से सुनीता इस परिवार के साथ काम कर रही थी। बुजुर्ग दंपति का काफ़ी भरोसा इस मेड पर बन चुका था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी मेड ने ही अपनी मालकिन नीरा मेहता की बेरहमी के साथ हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को छिपाने का प्रयास किया। फिलहाल इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मेड अपने बेटे के साथ मिलकर नीरा मेहता के शव को ठिकाने लगाते हुए दिखाई दे रही है। जिस मकान में नीरा मेहता अपने पति के साथ रहती हैं उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर ही एक अन्य खाली मकान है, जिसके मकान मालिक बाहर रहते हैं और उस मकान के केयर टेकर के लिए सुनीता और उसके पति को वहां पर रखा गया है। उसी घर के अंदर ही बताया जा रहा है कि नीरा मेहता के शव को ठिकाने पर लगाया गया। हालांकि मेड चाहती थी कि जो शव है उसको मकान से निकालकर किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया जाए, लेकिन घटना के बाद पुलिस लगातार नीरा मेहता की तलाश कर रही थी। काफ़ी लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी वजह से मेड और उसका परिवार नीरा मेहता के शव को उस मकान से बाहर नहीं ले जा सका। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से मेड ने अपने बेटे के साथ मिलकर नीरा मेहता के शव को छिपाने का प्रयास किया है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर जो वजह बताई जा रही है उसके मुताबिक नीरा मेहता को अपने घर में रखे हुए कुछ गहने और जेवर नहीं मिले थे, जिसके बाद उनको शक हुआ कि शायद उनकी मेड सुनीता ने उनके गहने और जेवर चुरा लिए हैं। जिसके बाद वो इस पूरे मामले की पूछताछ करने के लिए सुनीता के घर पर गई थी और सुनीता से पूछताछ करने के लिए गई थी। जब वो पूछताछ करने के लिए निकली थी तब उनके पति रिटायर्ड कैप्टन मनमोहन सिंह गोल्फ खेलने के लिए गए हुए थे, लेकिन जब वो अपने घर लौटे तो नीरा मेहता उनको नहीं मिली। दरअसल जब नीरा मेहता मेड सुनीता के पास पूछताछ करने के लिए पहुंची थी तो इस दौरान काफ़ी झगड़ा हुआ, जिसके बाद मेड ने अपने पति और बेटे के साथ मिलकर नीरा मेहता की हत्या कर दी और उनके शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। तो ये घटना दिखाती है कि कैसे
कई साल पुराने मेड और नौकर या केयर टेकर भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। नीरा मेहता अपने रिटायर्ड कैप्टन पति के साथ रहती थी। उन्हें अपनी मेड और केयर टेकर के तौर पर काम करने वाली सुनीता पर काफ़ी भरोसा हो गया था। फिलहाल इस घटना के बाद सुनीता को और उसके बेटे के साथ ही उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये घटना बताती है कि किसी भी नौकर या केयर टेकर पर, मेड पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से भरोसे के कत्ल की घटना हो सकती है। फिलहाल इस घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस के सामने पूरा केस खुल चुका है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि नीरा मेहता का जो शव था उसको छिपाने का मेड और उसके परिवार ने जरूर प्रयास किया था, लेकिन वो इस प्रयास में सफल नहीं हुए। नीरा मेहता के शव को मेड जिस घर में रहती थी वहीं से बरामद कर लिया गया है। उनका पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार किया गया है। नीरा मेहता के दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं और उन्हें भी घटना की जानकारी दी गई है, जिसके बाद पूरा परिवार इस वक्त इस घटना के बाद से काफ़ी निराश है कि कैसे एक मेड जिस पर वो इतना भरोसा करते थे, 10 साल से मेड उनके घर पर काम कर रही थी, वो इस घटना को इस तरह से अंजाम दे सकती है। अब तक आपने कलयुगी बेटों से जुड़े मामले तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको TV9 पर एक ऐसी दर्द भरी कहानी बताएंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि कलयुगी सिर्फ बेटे नहीं होते, बेटियां भी हो सकती हैं। हरियाणा के सोनीपत से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनकी बेटियों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है कि मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी रह चुके शिवचरण राम रतन गुप्ता हरियाणा के सोनीपत में स्थित एक वृद्धाश्रम में पिछले 3 साल से रह रहे थे। 2 साल पहले उनकी पत्नी की इसी वृद्धाश्रम में मौत हो गई थी और मंगलवार को शिवचरण राम रतन गुप्ता की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आश्रम संचालकों के द्वारा उनकी 3 बेटियों से संपर्क किया गया और अंतिम संस्कार करवाने के लिए वृद्धाश्रम आने के लिए कहा गया, लेकिन तीनों ही बेटियों ने कहा कि वो वक्त और दूरी की वजह से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि तीनों ही बेटियां टीचर हैं। एक बेटी नेपाल में रहती है जबकि 2 बेटियां भारत के अलग अलग इलाकों में रहती हैं। तीनों ही बेटियों ने कहा कि वो दूर हैं और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वक्त नहीं निकाल सकती और बेटियों के द्वारा 5100 रुपये आश्रम संचालक आनंद कुमार को ऑनलाइन भेज दिए गए और अंतिम संस्कार करवाने के लिए कहा गया और कहा गया कि सोनीपत में ही उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जब मुखाग्नि देने की बात उठी तो बेटियों ने कहा कि वो नहीं आ सकती हैं, आश्रम संचालकों को खुद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हालांकि बेटियां इस दौरान लगातार आश्रम संचालकों को ये कहती रही कि अंतिम संस्कार का वीडियो बनाकर उनको भेज दिया जाए। इस दौरान एक बेटी ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जुड़ी भी, लेकिन वीडियो कॉल पर पिता का चेहरा देखते ही एक बेटी ने सिर्फ पापा कहकर जो पार्थिव शरीर था उनको देखा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। जो आश्रम संचालक हैं आनंद कुमार, उन्होंने बताया है कि जब बेटियों को उन्होंने कहा कि 20 तारीख से पहले आकर अपने पिता की अस्थियां ले जाना, तब बेटियों ने जवाब दिया, जिसमें एक बेटी जो मुंबई में रहती है उसने कहा कि 20 तारीख से पहले हम देखते हैं, अगर वक्त निकाल पाए तो अस्थियां आकर ले जाएंगे। आश्रम संचालक के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान बेटी फ़ोन पर लगातार जानकारी लेती रही, वीडियो बनाकर भेजने की बात करती रही, लेकिन ये मामला संवेदनहीनता से जुड़ा है। आश्रम संचालक आनंद कुमार का कहना है कि उनके आश्रम में और भी कई बुजुर्ग रहते हैं और किसी बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य आते हैं, अंतिम संस्कार करवाते हैं या फिर शव को अपने साथ ले जाकर अपने घर पर अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन ये पूरा मामला संवेदनहीनता से जुड़ा था। आश्रम की ओर से एक ऑप्शन ये भी दिया गया कि अगर आने में वक्त लग रहा है तो बेटियों का इंतज़ार किया जाएगा और बुज़ुर्ग का जो शरीर है, जो शव है, उसे डीप फ्रीज़र में रखवा दिया जाएगा। लेकिन बेटियों ने कहा कि वो काफ़ी दूर हैं, उनके पास आने के लिए वक्त नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। लोग बेटियों की संवेदनहीनता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस पिता ने अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाया, क्योंकि बताया जा रहा है कि रामचरण शिवरतन गुप्ता का कोई बेटा नहीं था और बेटियों को ही उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे में बेटियों पर ही जिम्मेदारी थी कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करें, लेकिन अंतिम क्षणों में जब अंतिम संस्कार की बात आई तब बेटियों ने अंतिम संस्कार में शामिल ना होकर संवेदनहीनता की सारी हदें पार करती हैं। ये मामला सामने आने के बाद सभी लोग हैरान हैं, खासतौर पर आश्रम संचालक भी सीधे तौर पर इस पूरी घटना के बाद काफ़ी हैरान हैं कि क्या इस तरह से बेटियां भी अपने पिता को लेकर संवेदनहीनता दिखा सकती हैं।
तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।